गैस स्टेट के थर्ड लेक्चर में आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, आइडियल गैस इक्वेशन आर और पेलोड कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में आपको याद होगा मैंने बॉयल्स लॉ पढ़ाया था और आपको ये भी पढ़ाया था कि कैसे ग्राफ प्लॉट करने हैं। उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस ग्राफ पे भी किए थे उस चैप्टर में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, इस लेक्चर में चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और पेलोड कैलकुलेशन। लंबा लेक्चर है ना, लगभग एक घंटे से ऊपर लगेगा। फर्स्ट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने सबसे पहले क्या देखा कि अगर आप एक गैस को मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लीजिए, इसका वॉल्यूम V0 है। अगर आप इसमें 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी करते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है जितना पहले था उसमें, जैसे जो वॉल्यूम था V0, उसमें V0 बाय 273.15 की का इंक्रीमेंट हो जाता है। मतलब इसका जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो आएगा V0 प्लस V0 बाय 273.15 इंटू T इंटू 1 डिग्री सेल्सियस, आई एम सॉरी, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई हो गया। देखा गया कि अगर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम भी हर बार इसी का इतना इंटू, है ना, जितना डिग्री आप सेल्सियस बढ़ाते हैं उतना वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब अगर आप 3 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अगर इसका वॉल्यूम V0 है तो इसका वॉल्यूम V0 बाय 273.15 इंटू 3 करके बढ़ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू V0 प्लस V0 बाय 273.15 इंटू 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं आप। अच्छा, मजे की बात है कि अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री से कम करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आने लगेगा। यानी चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि हर बार जब आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो गैस के वॉल्यूम का 273.15 भाग उसमें जुड़ जाता है। 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो इतना 2 बार जुड़ेगा, 3 डिग्री बढ़ाएंगे तो इतना 3 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप गैस का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो आपका जो नया वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा V इज इक्वल्स टू, है ना, V0 प्लस V0 बाय 273.15 इंटू T डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चीज का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर आइए मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, जहां पे ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, तो आप देख सकते हैं अगर आप इसको ऐसे लिखें V इज इक्वल टू V0 बाय 273.15 इंटू T प्लस V0, इसको आप ले लीजिए Y, इसको ले लीजिए M, इसको ले लीजिए M की तरह, ये कांस्टेंट है, इंटू X। X क्यों? X एक्सिस पे प्लॉट किया, X ले लीजिए, और इसको आप C की तरह ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एक इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V0 आ जाएगी। ऑफ कोर्स इंटरसेप्ट इसका V0 भी है ना। और अगर आप इस ग्राफ को ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये जो कट करेगा वो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पे करेगा। आप इसको निकाल भी सकते हैं, यहाँ V की वैल्यू 0 ले लीजिए, V0 कॉमन आके उधर चला जाएगा, है ना, बचेगा क्या? 1 प्लस 1 बाई 273.15, 1 उधर चला जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चार्ल्स लॉ हो गया, जो कि मैंने एक्स्ट्रापोलेट करके देखा कि ये, अच्छा, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है कि ग्राफ आप कभी भी इस टेम्परेचर तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ऐसा ही ये बिहेव करता, तो यहां कट करता। ठीक है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। तो हमने ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया और देखा कि ये गैस का वॉल्यूम 0 होगा माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर आप इससे कम टेम्परेचर ले जाएंगे तो वॉल्यूम नेगेटिव आने लगेगा, वॉल्यूम नेगेटिव आने लगेगा। चूंकि नेगेटिव वॉल्यूम होता नहीं, इसलिए टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता। तो अगर टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता तो आप इसको डिग्री, तो लॉर्ड केल्विन ने जिरा किया कि अगर आप इससे कम टेम्परेचर नहीं ला सकते, नहीं हो सकता, तो क्यों हम पानी के मेल्टिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं? क्यों ना हम इसी टेम्परेचर को
जीरो ले लें, टेम्परेचर की शुरुआत ही यहीं से ऐसा लगता है हो रही है, ठीक है। तो केल्विन ने इसको 0 केल्विन कह दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए 273.15 जोड़ना पड़ रहा है इसमें, दिस प्लस दिस इज 0, तभी यहां से आया टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। तो अब एक नया स्केल हमें मिल गया जहां टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में 100 डिविजन्स करके नहीं निकलता था, बल्कि अब हमारे पास एक नया स्केल है जो एब्सोल्यूट स्केल है, मतलब टेम्परेचर की शुरुआत 0 केल्विन से ही होगी, उससे पीछे नेगेटिव टेम्परेचर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, ठीक है, इफ आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू 1 प्लस T अपॉन 273.15, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इक्वेशन 1 से ही मैं लिख रहा हूं, यहां से ही मैं लेके आया हूं। V इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू इसको ले लीजिए 273.15 प्लस T बाय 273.15, ऐसे लिखा। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल T लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू, है ना, V नॉट बाय, इसको अलग से ले लीजिए, V नॉट बाय 273.15 इंटू कैपिटल T, इसको कांस्टेंट मानो, इसको कांस्टेंट मानो, यानी V इज इक्वल्स टू KT लिख सकता हूं, V बाय T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो आने वाले समय में या आपने देखा होगा कई सारी नई किताबों में है ना, ये फॉर्मूला दिया रहता है, लेकिन असली फॉर्मूला ये है ना, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि हर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जितना वॉल्यूम है उसका 273.15 भाग जुड़ जाता है। ये ओरिजिनल चार्ल्स लॉ है, जो हमने टेम्परेचर स्केल मॉडिफाई करके कहां तक पहुंचा दिया कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे दिमाग से स्लिप कर गया कि यहाँ पे प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रखना है। कब आपको पता चलता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, जब आप इस पिस्टन को फ्री छोड़ देते हैं मूव करने के लिए, ठीक है, तब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर हमेशा बराबर होगा। बाहर का 1 है तो अंदर का भी 1 होगा। अगर आप इसको गर्म करेंगे तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे वॉल्यूम ऊपर जाएगा ताकि अंदर के प्रेशर को फिर से घटा के 1 कर दिया। यहाँ पे प्रेशर 1 है क्योंकि बाहर और अंदर सेम है और पिस्टन रेस्ट पे है। तो जब भी कोई कहता है आपको केमिस्ट्री में कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि आपने पिस्टन को फ्री छोड़ा हुआ है मूव करने के लिए, ठीक है। ये मुझे चार्ल्स लॉ मिल गया, V बाई टी इज कांस्टेंट, या आप कह सकते हैं चार्ल्स लॉ का एक और डेफिनेशन मिल गया। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ये चार्ल्स लॉ हो सकता है, या आप कह सकते हैं चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय 1/273.15 पार्ट ऑफ दैट वॉल्यूम which it possessed at 0 degree Celsius for every 1 degree rise in temperature in degree Celsius scale, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन कोई नहीं देता, आजकल हम इसी डेफिनेशन को याद रखते हैं। इस डेफिनेशन के अनुसार हम कह सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 बाई T2 हो जाएगा, ठीक है, V2 बाई T2 हो जाएगा। तो ये हमारा चार्ल्स लॉ है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं अब एब्सोल्यूट स्केल पे, तो बड़े आसानी से कर सकता हूं। VT मैंने देखा यहाँ V इज इक्वल्स टू KT है, V को आप Y ले लीजिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू K इंटू T को क्या ले लेंगे, है ना, X ले लीजिए। तो ये साफ दिख रहा है Y इज इक्वल्स टू MX जैसा है, ठीक है, यानी इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप पूछ सकते हैं कि साहब इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, ग्राफ का नेचर वैसा ही है, ग्राफ वैसा ही है, बस आपने फर्क क्या कर दिया, पहले आप ओरिजिन 0 डिग्री सेल्सियस मानते थे तो ये ग्राफ नेगेटिव साइड जाया करता था, टेम्परेचर के नेगेटिव साइड। आपने क्या किया, इस एक्सिस को ही हटा के यहां लगा दिया, अब आपका ओरिजिन 0 डिग्री सेल्सियस ना होके क्या हो जा रहा है, 0 केल्विन है। तो ग्राफ वही है, आपने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। इसको हम लोग चार्ल्स लॉ कहते हैं। आइए नेक्स्ट लॉ देखते हैं, गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ, लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, बिल्कुल चार्ल्स लॉ जैसा ही है। मान लीजिए आपके पास एक गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और इसको आप इसका वॉल्यूम फिक्स कर दीजिए, ठीक है, इसका वॉल्यूम फिक्स कर दीजिए। वॉल्यूम फिक्स करने का मतलब इसमें दो आप है ना ऐसे क्लिप्स डाल दीजिए ताकि ये फिक्स हो जाए। अभी पिस्टन हिल डुल नहीं सकता, ये 0 डिग्री सेल्सियस है इसका प्रेशर,
पी नॉट है। फिर वैसा ही ऑब्जर्व किया गया। अब यहाँ पे मैं पूरा एक एक डिग्री का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करूंगा, यहाँ पे भी वही देखा गया कि अगर आप T डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं टेम्परेचर तो, और वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को बदलने नहीं देते हैं, तो ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ का जो प्रेशर होगा P विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस P नॉट का 273.15 जो फैक्टर है, जितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा है उतनी बार जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इनटू T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये गेलो-सैक्स लॉ हो जाएगा। शर्त यह है कि प्रेशर को क्या रहना होगा, कांस्टेंट रहना होगा, यानी P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू 1 प्लस T अपॉन 273.15, P is equals to P naught into 273.15 plus T by 273.15। आप लिख सकते हैं P is equals to P naught by 273.15 into ना this plus this is capital T। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं P is equals to KT, P by T is equals to क्या, कांस्टेंट। ठीक है, P by T is equals to constant। फिर वही बात आ गया, लेकिन हाँ ये कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। यहां मैंने गलत लिखा, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो मैंने यहां सीखा कि गेलो-सैक्स लॉ क्या कहता है। गेलो-सैक्स प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं P1 by T1 is equals to P2 by T2। अगेन ये भी, इसका ग्राफ भी वैसा ही आ जाएगा, है ना, ऐसा ही ग्राफ आ जाएगा क्या, कि अगर आप प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो P is equals to KT होता है। P को आप Y ले लीजिए, K इंटू ये क्या हो जाएगा X, ये प्रेशर क्या हो गया Y। आप साफ देख सकते हैं कि Y is equals to mx का ग्राफ है, जो कि 0 डिग्री, 0 यानी ओरिजिन से पास करता है। तो ये हमारा गे-लुसैक्स लॉ हो गया। आइए अगला लॉ देखते हैं, एवोगैड्रोज लॉ। थर्ड चीज एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है, इसको भी समझा जाए। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लीजिए और इसमें मान लीजिए वॉल्यूम V1 है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के N1 है। पिस्टन को फ्री छोड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और मैंने यहाँ पे ना टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब क्या करना है, इसमें एक सिरिंज ऐसे डाल दीजिए और सिरिंज से हवा पुश करिए, है ना। मान लीजिए आप इसमें सिरिंज डाल सकते हैं और ये एयर टाइट है, इस सिरिंज से इसके अंदर हवा पुश करना शुरू करते हैं आप, है ना, और आप देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम V2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स N2 है। आप देख सकते हैं सिरिंज से और हवा डालने का मतलब इसमें कुछ हवा बढ़ गई, यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया। तो अगर कोई मुझसे पूछता है N1 ज्यादा है N2 ज्यादा है, तो मैं कहूंगा N2 ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया। अगर कोई मुझसे पूछे V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा है, तो मैं कहूंगा वॉल्यूम भी बढ़ गया, यानी V2 ज्यादा है ना। तो मैंने देखा कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स में भी बढ़ोतरी होती है। इन दोनों फैक्ट्स से हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी V इज इक्वल्स टू KN, यानी आप लिख सकते हैं V बाय N इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी V1 बाय N1 इज इक्वल्स टू V2 बाय N2 लिखा जा सकता है। ठीक है, V2 बाय N2 लिखा जा सकता है। ये है ना, वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट है का रेशियो कांस्टेंट है, इसको आप एवोगैड्रोज लॉ कहते हैं। अगेन इस लॉ का ग्राफ भी वैसा ही हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम और मोल्स का ग्राफ, है ना, बिल्कुल पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट लॉ है, लॉ नहीं है, नेक्स्ट चीज है, चौथी चीज, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, ये क्या होता है, इसको भी सीखा जाए। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है, अगर मैं कहूं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। अगर मैं कहूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज व्हाट, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। अगर मैं कहूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, अभी कहा मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ मोल्स, या इसको भी रहने दीजिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ऐसा है, दोनों को कंबाइन करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T by P, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KT by P, वॉल्यूम इज V है ना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KT by P, PV इज इक्वल्स टू PV by T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना, PV by T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। शर्त बस एक छोटी सी है, क्या, कि सैंपल सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए, है ना। PV by T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज एप्लीकेबल फॉर सेम सैंपल ऑफ गैस, फॉर सेम सैंपल ऑफ गैस। मतलब यह है कि अगर आप PV by T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाना चाहते हैं तो गैस सैंपल वही होना चाहिए। जैसे ये गैस है, यही एक्सपैंड होती है, इसका वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, टेम्परेचर बढ़ा, जो भी हुआ, ठीक है, लेकिन सैंपल नहीं बदलना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ मोल्स शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। यानी आप क्या लिख सकते हैं, P1 V1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2 लिखा जा सकता है। This is called equation of state, but it comes with a constraint. These two states can be equated only when number of moles remains constant, है ना। अगर आपका गैस सैंपल बदलता नहीं है तो आप जो है इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। आइए पांचवी चीज, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें भी कुछ नहीं है ना। आप कह सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, विच इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, ठीक है, इसको आप बॉयल्स लॉ कह सकते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कीपिंग टेम्परेचर एंड सैंपल ऑफ द गैस कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको क्या कहते हैं आप, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, इट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। अगर ये चारों बातें एक साथ ट्रू हैं तो आप लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 रखो, इसको इक्वेशन 2 रखिए, इसको इक्वेशन 3 रखिए, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू N into T by P, वॉल्यूम इज इक्वल टू KNT by P, PV इज इक्वल्स टू KNT लिखा जा सकता है, जहां K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K को हम R लिखते हैं, ठीक है, और R को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू क्या, NRT। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पे अभी हम लोग, है ना, काफी थीसिस करेंगे, सीखेंगे चीजों को। ये हमारा जो निकल के आया, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें सब कुछ डिपेंड करता है R के ऊपर, R की क्या आप सही वैल्यूज लेते हैं तो आपको चीजें सही रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। इस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन करते हैं। इसके कई वेरिएशंस हो सकते हैं, सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इस बात को भी हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, PV इज इक्वल्स टू W by M RT। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन का एक रूप हो गया। और एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं, PM इज इक्वल्स टू W by V RT। सिंस वी नो दैट वेट अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो आप इसको लिख सकते हैं PM इज इक्वल्स टू रो RT, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, PM इज इक्वल्स टू रो RT, ठीक है। तो ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन का एक और इंस्टेंस आ गया, जहां पर ना आप डेंसिटी ऑफ द गैस भी निकाल सकते हैं, बल्कि आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT, ठीक है। ये गैस की डेंसिटी निकालने का एक तरीका हो गया। तो मैंने आपको यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन भी बता दिया। क्या समरी रही इसकी, आइडियल गैस इक्वेशन के 3 फॉर्म देखे हम लोगों ने, PV इज इक्वल्स टू NRT, PM इज इक्वल्स टू रो RT, और PV इज इक्वल्स टू W by M RT, ठीक है। 3 वेरिएशंस हो सकते हैं। आइए, है ना, अगली चीज देखते हैं, इस R के ऊपर बातचीत करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के डिटेल में जाते हैं। यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट। हमको चूंकि पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, यानी R इज इक्वल टू PV बाई NT हो गया। प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया इंटू, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं, किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, ठीक है ना, और बेस एरिया इंटू हाइट लिखा जा सकता है, और इंटू एन इंटू टी लिखा जा सकता है। ए गेट्स कैंसल्ड आउट, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ फोर्स इंटू हाइट बाय एन इंटू टी लिखा जा सकता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। ठीक है, वर्क डन लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय मोल इंटू टेम्परेचर। ठीक है, मोल इंटू टेम्परेचर। तो अब आर के लिए, आर की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, आर की जो वैल्यूज है वो डिपेंड करेगी कि वर्क की कितनी यूनिट्स हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस वर्क कैन बी रिटन इन जूल, सो आर की वैल्यू भी जूल में आ जाएगी। वर्क कैन बी रिटन इन कैलोरीज, तो आर की वैल्यू कैलोरीज में भी आ जाएगी। वर्क कैन बी रिटन इन अर्ग्स, तो वर्क, तो आर की वैल्यू जो है अर्ग्स में भी आ जाएगी। और आर को आप एक स्पेशल यूनिट में भी लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर लीटर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम जो है क्या लीटर्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू आप एटमॉस्फेयर लीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो अब मैं आर की वैल्यूज बहुत सारी, कम से कम 4 वैल्यूज को का कैलकुलेशन कर सकता हूं। अगर मुझे आर निकालना पड़े तो 4 तरह के आर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, आइए इनको पता लगाते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे एक टेबल, क्या टेबल हो जाएगा ये, प्रेशर, वॉल्यूम और आर। ठीक है, मोल और टेम्परेचर हमेशा मोल और केल्विन ही यूनिट रहेगी, तो आर की एक यूनिट, आर की जो है वैल्यू हम यहां लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं प्रेशर को, है ना, एसआई यूनिट में लिखता हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में, और वॉल्यूम को मैं मीटर क्यूब में लिखता हूं। तो मुझे मालूम है कि आर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, और आर की वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, जूल होगी। एक्सपेरिमेंट करने पर इसकी वैल्यू निकल के आई 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो गए। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू जूल में पता है तो आप अर्ग्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेशर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, या है ना, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आर की वैल्यू आप डाइन में भी निकाल सकते हैं, नहीं आप अर्ग में भी निकाल सकते हैं। एक अर्ग जो होता है वो 10 टू दी पावर ऑफ, है ना, -7 जूल हो जाता है। ठीक है, एक अर्ग जो होता है वो 10 टू दी पावर ऑफ, है ना, -7 जूल होता है। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्या कि एक जूल 10 टू दी पावर ऑफ -7, एक जूल 10 टू दी पावर ऑफ 7 अर्ग्स हो सकता है। अब उल्टा भी लिख सकते हैं, एक जूल जो है, एक जूल 10 टू दी पावर ऑफ 7 अर्ग होगा, अर्ग होगा। तो 8.31 जूल कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे ये 8.31 जूल है, तो 8.31 जूल जो हो जाएगा 8.31 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 7 अर्ग्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8.31 इंटू 10 टू पावर ऑफ 7 अर्ग्स के बराबर हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 8.31 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 7 अर्ग्स पर केल्विन पर मोल लिखा जा सकता है इसको। ठीक है ना, पर केल्विन पर मोल लिख सकते हैं। अगर आप खैर कैलोरीज में तो प्रेशर और वॉल्यूम डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आप आर को डायरेक्ट ले सकते हैं, आर को क्या ले सकते हैं कैलोरीज में। इसके लिए भी एक कन्वर्जन हो सकता है, फर्स्ट कन्वर्जन। सेकंड कन्वर्जन क्या, आपको मालूम है 4.18 जूल इज 1 कैलोरी। ठीक है, 1 जूल इज 1/4.18 कैलोरी। तो 8.31 जूल जो कि यहां आया था आर की वैल्यू, 8.31 जूल इज इक्वल टू 8.31 बाय 4.18 कैलोरी, दैट इज 1.97 कैलोरीज आ जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज आ जाएगा। तो अगर आप इस चीज को कैलोरी में लिखना चाहते हैं आर की वैल्यू को, इसकी वैल्यू आएगी 1.97 या अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल।
ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका प्रेशर जो कि आमतौर पे होगा भी एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर में हो तो आर की वैल्यू क्या आएगी। आइए इसको भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम, अभी हम लोगों ने देखा प्रेशर इंटू वॉल्यूम यूनिट वाइज करने पर वर्क आ रहा है, यानी एटमॉस्फेयर, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में है तो एटमॉस्फेयर लीटर भी एक वर्क डन की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज 1 एटमॉस्फेयर इंटू 1 लीटर। 1 atmosphere liter is 1 atmosphere is 1.013 into 10 to the power of 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने इसको पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था। और 1 लीटर इज 1/1000 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आ जाएगा, मीटर स्क्वायर मीटर गया है ना। आप लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल्स टू 1.013, ये कैंसिल हो जाएगा 100 से ये आ जाएगा 101.3 न्यूटन इंटू मीटर इज कॉल्ड जूल। तो अभी मुझे एक कन्वर्जन मिला क्या, जैसे यहां पे एक कन्वर्जन मिला था कि 1 कैलोरी इज इतना जूल, या ये कन्वर्जन था 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power of 7 ergs। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 101.3 जूल इज 1 एटमॉस्फेयर लीटर, 1 जूल इज 1/101.3 एटमॉस्फेयर लीटर। सो 8.31 जूल इज इक्वल्स टू 8.31 बाय 101.3 एटमॉस्फेयर लीटर। ठीक है, यानी 8.31 जूल इज इक्वल्स टू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर। तो एक काफी और एक कन्वर्जन मिल गया मुझे, आर की वैल्यू मिल गई। अगर 8.31 जूल जो कि हमारे यहाँ पे आर की वैल्यू होती है, अगर आप उसको एटमॉस्फेयर लीटर में लिखेंगे तो ये चीज 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर आएगी। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि जब भी प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन भी बता दिया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बता दिया। तो अब तक हम लोगों ने चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 6 बातें सीखी हैं। इन बातों को जो सीखा है और पुख्ता करने के लिए आइए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे एंड विल ट्राई टू बिल्ड अप। if the temperature of a particular gas increased from 27 degrees Celsius to 57 degrees Celsius, find the volume of the gas, find the volume of the gas if initial volume is 1 liter, assume pressure to be constant, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन कहता है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज इंक्रीज्ड बाय 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस। जो लोग भी इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, वो अगर चाहें तो वीडियोस हमेशा पॉज करके क्वेश्चंस पहले खुद अटेम्प्ट करें और अगर ना समझ में आए तो फिर उसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, अब कोई गैस सैंपल है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273.15 जोड़ दीजिए या 273 ही अप्रोक्सीमेटली जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका 300 केल्विन। P1 कितना है ना, V1 कितना है, वॉल्यूम है 1 लीटर। कहा जा रहा है कि अगर इसका टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, यानी T2 हो जाएगा 57 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जोड़ना जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज लाइक 330 केल्विन आ गया। प्रेशर वॉल्यूम कितना होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ल्स लॉ लगाते हैं। चार्ल्स लॉ कहता है कि V1 by T1 is equals to V2 by T2। ठीक है, implies V1 कितना है 1/300 is equals to, है ना, V2/330। आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहां भेज दीजिए। V2 is equals to 330 by 300 तो वॉल्यूम आ जाएगा 1.1 लीटर। ठीक है, 1.1 लीटर आ जाएगा। ठीक,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस, द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ अ गैस is doubled full stop if initially the gas is at 1 atmospheric pressure find the percentage increase in pressure। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक सर्टेन मास ऑफ अ गैस इज द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इज डबल्ड, यानी कोई गैस है एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, ठीक है, उसका टेम्परेचर पहले अगर T है तो बाद में उसको, है ना, बाद में उसका टेम्परेचर जो है 2T हो गया। तो कह रहा है अगर पहले प्रेशर उसका 1 atm था तो बाद में कितना परसेंट उसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए x% इंक्रीज हो जाता है, x% इंक्रीज हो जाता है, तो आप कह सकते हैं 1 atm प्लस 1 atm इंटू x% लिख सकते हैं, यानी फाइनल प्रेशर कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस x बाय 100 atm। अब आप जानते हैं कि, है ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप इसके बीच में, है ना, गे-लुसाक्स लॉ लगा सकते हैं, यानी आप क्या लिख सकते हैं P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। हालांकि इस क्वेश्चन में, है ना, दिया नहीं है वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट आपको यह अज्यूम करना पड़ेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं बदल रहा, मतलब ये चीज पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। आप पिस्टन अगर मूव नहीं करेगा तो आप इसमें गे-लुसाक्स लॉ लगा सकते हैं। P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। P1 है 1 और T1 है T इज इक्वल टू P2 कितना है, अब इसको यहां पे लिख सकते हैं, P1 है 1 बाई T इज इक्वल टू P2 है 1 इंटू 1 प्लस x बाय 100 बाई 2T। 2T T गेट्स कैंसल्ड आउट, 2 यहां चला आएगा, यानी आप लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 100, x बाय 100 इज इक्वल टू, है ना, इसको इसमें घटा देंगे 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 100। यानी अगर आप टेम्परेचर को डबल करेंगे तो प्रेशर में भी 100% का चेंज आएगा, मतलब प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 3 liters contains air at 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, the container is heated from initially 300 Kelvin to T Kelvin. The amount of gas expelled from container measured 1.45 liter at 17 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, 1 atm pressure. Find T। ये एक बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? कहता है एक खुला बर्तन है, एन ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 3 लीटर, एक खुला बर्तन है जिसका वॉल्यूम 3 लीटर है, 3 लीटर है। अच्छा, कंटेन्स एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके अंदर हवा है जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। द कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन, अब इसका इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है और इसको 300 से हीट करके, है ना, किसी टी टेम्परेचर तक ले जाया जा रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ गैस एक्सपेल्ड, इसमें से देखिए होगा क्या, जैसे जैसे आप इसे गर्म करते जाएंगे, जैसे दूध उबलता है और दूध उतना ही रहता है लेकिन गर्म करने पर दूध फैलता है और
बर्तन से गिर जाता है, वैसे ये हवा जो है वो भी है ना एक्सपैंड करेगी और एक इसका पार्ट बर्तन से निकल जाएगा। ये जो पार्ट है ये बर्तन से एक्सपेल हो गया, मान लीजिए ये हाइपोथेटिकली ये वो पार्ट है जो बर्तन से निकल गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये बर्तन से निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 1.45 लीटर, टेम्परेचर है ना 17 डिग्री सेल्सियस यानी 290 केल्विन, और इसका प्रेशर ऑफ कोर्स 1 एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है ना, ये V3 T3 P3। ठीक, कहा जा रहा है कि इसको किस टेम्परेचर T तक हीट किया गया। अब देखिए कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को करते समय है ना कोशिश करेंगे कि यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम एडिटिव नहीं होता है। ये वॉल्यूम किसी और कंडीशन पे है, ये वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम किसी और कंडीशन पे है, और ये वॉल्यूम किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे है। ठीक है, तो वॉल्यूम कभी भी जोड़ा डायरेक्ट नहीं जा सकता, तभी जोड़ सकते हैं जब प्रेशर और टेम्परेचर चीजों का सेम हो, तब आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर टेम्परेचर और यहाँ का प्रेशर टेम्परेचर सेम है और यहाँ के दो वॉल्यूम दिए हुए हैं, इनको आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंट हैं तो वॉल्यूम एडिटिव नहीं होता, आप जोड़ नहीं सकते। तो आमतौर पर मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाता हूं कि हमेशा अगर कई चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकालना हो तो या तो कंजर्वेशन ऑफ मोल लगा दो, या दो अनरिलेटेड गैस भी हैं तो दोनों के बीच में आर इक्वेट कर सकते हो। दो तरीके हैं। आर इक्वेट करने का तरीका तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप मोल के बारे में जानिए। मान लीजिए यहां नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, यहां N2 हुए और यहां N3 उड़ गए, तो एक चीज तो मैं बड़े ही श्योरिटी से कह सकता हूं कि जितने मोल्स पहले थे उतने ही मोल्स बाद में होंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर वॉल्यूम जो है वो अगेन 3 लीटर होगा। आप बोलेंगे सर पहले भी 3 लीटर अभी भी 3 लीटर, हाँ गैस उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है जितना बड़ा कंटेनर होता है, तो इसका वॉल्यूम 3 लीटर हो गया। जो गर्म होने पे एक्सपैंड की और एक्स्ट्रा हो गई वो इस बर्तन को छोड़कर बाहर चले गए। ठीक है, इसके अंदर जो भी है उसकी कंडीशन तो वही है। ठीक है ना, लेकिन आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, या इसको दिस बराबर दिस एंड दिस नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वॉल्यूम किसी और कंडीशन पे, ये वॉल्यूम किसी और टेम्परेचर पे और ये वॉल्यूम किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे है, इससे जोड़ नहीं सकते। हाँ मोल्स जोड़ सकते हैं, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और कोई भी गैस जितनी शुरू में थी उतनी ही बाद में होंगी, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। ठीक है, यानी यहाँ के मोल्स बराबर यहाँ और यहाँ के मोल्स आप लिख सकते हैं। यहाँ के मोल्स कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, यानी N को आप लिख सकते हैं PV अपॉन RT। ठीक है, तो यहां पर N को क्या लिखते हैं P1 V1 अपॉन RT1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन RT2 प्लस P3 V3 अपॉन RT3। ठीक है, लिखा जा सकता है। अब P1 कितना 1 एटमॉस्फेयर, V1 कितना 3 लीटर, R है और T1 300 केल्विन है। ठीक है, P2 कितना 1 एटमॉस्फेयर 3 बाई R इंटू T प्लस P3 कितना है 1 एटमॉस्फेयर, P3 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना 1.45 बाई R इंटू T3 कितना 290। R कट गया, कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/100 और ये आ जाएगा 1/200। ठीक है, आप लिख सकते हैं 1/100 इज इक्वल टू 3 अपॉन T प्लस 1/200। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसको उधर भेज देंगे तो 1/200 हो जाएगा, यानी 1/200 ठीक है इज इक्वल टू 3/T, यानी T इज इक्वल टू 600 केल्विन। तो ये आपका आंसर हो गया। तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जिसमें एक गैस को हीट किया जा रहा है, उसमें से कुछ भाग बाहर चला गया, जो बच गया के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश की। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं इस चीज को और समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, an open container of volume V contains air at temperature 300 Kelvin. The container is heated to such a temperature that
amount of gas coming out is 2/3 of the gas initially present in the container. Initially present in the container. Initially present in the container. ये क्वेश्चन है. आइए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है एक कंटेनर है जिसको हीट कर रहे हैं, ऐसे टेम्परेचर तक हीट किया जा रहा है जिससे इसके अंदर से कुछ गैस बाहर निकल जा रही है. ये गैस 2/3 है उस गैस की जो इनिशियली प्रेजेंट था. यानी अगर यहां के नंबर ऑफ मोल्स n है तो ये 2/3 गैस निकल गई. यानी यहां पे कितने बचे? 1/3 n बचा, आप कह सकते हैं. ठीक है, यहां नंबर ऑफ मोल्स मिल गया. यहां प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर. यहां प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर. यहां वॉल्यूम कितना होगा? V लीटर्स. ठीक है, V लीटर्स. यहां भी वॉल्यूम कितना होगा? V लीटर्स. ठीक है ना. वॉल्यूम नहीं दिया तो V लीटर्स ले लीजिए. ठीक है, यहां पे टेम्परेचर कितना है शुरुआत में? 300 केल्विन. यहां टेम्परेचर कितना है? T केल्विन. निकालना है, इसको निकालना है. मैंने अभी आप लोग को बताया भी और फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको दो अनरिलेटेड गैस, अनरिलेटेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गैस आपने ली थी वो सैंपल ये नहीं है, उसमें से कुछ निकल चुका है. ठीक है, तो दो अनरिलेटेड गैस को इक्वेट अगर करना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप उसमें R को इक्वेट करिए. यानी इस गैस के लिए जो R आएगा वही R इस गैस के लिए भी आएगा. ठीक है, R तो कांस्टेंट है. R कैसे निकलेंगे? लिखेंगे P1 V1 by N1 T1 is equals to P2 V2 by N2 T2. लिख सकते हैं. P1 पहले गैस का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर. 1 इंटू V1 कितना हो गया? V by N1 मतलब N इंटू T. T कितना? 300 केल्विन इज इक्वल्स टू P2 कितना? 1. V2 कितना? V है ना. P2 कितना? 1. V2 कितना? V. नंबर ऑफ मोल्स कितना? N/3 और टेम्परेचर कितना? T निकालना है. ये कैंसिल हो गया. रेसिप्रोकेट, ये NN भी कैंसिल हो जाएगा. रेसिप्रोकल ले लीजिए. 300 इज इक्वल्स टू T/3 यानी T इज इक्वल्स टू कितना? 900 केल्विन आ गया. ठीक है, 900 केल्विन आ गया. अब इसी क्वेश्चन में एक वेरिएशन और किया जा सकता है. क्या हम इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा जाता है. क्या वेरिएशन आ सकता है? हम कह सकते हैं कि द कंटेनर इज हीटेड टू सच ए टेम्परेचर दैट द गैस कमिंग आउट इज 2/3 ऑफ द गैस फाइनली प्रेजेंट इन द कंटेनर. फाइनली प्रेजेंट इन द कंटेनर यानी अब की बार जो 2/3 निकला है वो यहां का 2/3 होगा. ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और बड़ा बड़ा लिखते हैं इस तरफ, है ना. मान लीजिए ये फिर से मैं सारा डेटा लिख रहा हूं. क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं एक बर्तन है, ये सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं इसका. एक बर्तन है, ये खुला हुआ है, इसको हीट करते हैं, इसमें से कुछ गैस एक्सपेल हो जाती है. मान लीजिए इसके नंबर ऑफ मोल्स n है, इसके नंबर ऑफ मोल n1 है, तो इसका 2/3 यानी 2/3 n1 एक्सपेल हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं. यहां का प्रेशर कितना? खुला बर्तन का प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर होगा पृथ्वी पर. वॉल्यूम कितना? V मान लीजिए. टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन मान लीजिए. नंबर ऑफ मोल्स कितने? n मान लीजिए. ठीक है ना. अब यहां पे क्या? यहां पे मैं कह सकता हूं यहां का जो प्रेशर है खुले बर्तन का 1 एटमॉस्फेयर है. वॉल्यूम कितना? V हो जाएगा. टेम्परेचर कितना? मान लीजिए T केल्विन तक हीट किया गया तो T2 हो गया, T केल्विन हो गया. और नंबर ऑफ मोल्स N2 जो हो जाएगा, N2 यहां के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, है ना, वो N1 है मान लीजिए. ठीक है, यहां का जो नंबर ऑफ मोल्स है, N1 मत कहिए, इसे N डैश कहिए, N डैश कहते हैं. तो N2 इज इक्वल्स टू N डैश. अब इन दोनों अनरिलेटेड, फिर मैं कह रहा हूं अनरिलेटेड गैस इसलिए क्योंकि ये और ये सैंपल सेम नहीं है. इस सैंपल में से कुछ निकल गया है, जो वो फाइनल जो सैंपल है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है. कोई भी दो अनरिलेटेड गैस भी हो तो आप हमेशा उनका R इक्वेट कर सकते हैं. यानी फर्स्ट गैस का R और सेकेंड गैस का R सेम होगा. ठीक है, फर्स्ट गैस का R कैसे लिख सकते हैं आप?
है ना। आप चूंकि जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी पीवी बाई एनटी। ठीक है, यही पे यहां पे लिख रहा हूं, P1 V1 बाय, है ना, N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2 लिख सकता हूं मैं। प्रेशर कितना है पहले शुरुआत में 1, वॉल्यूम है V बाय N1 है N और टेम्परेचर है 300 केल्विन इज इक्वल टू प्रेशर है 1, वॉल्यूम है V बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N डैश इंटू टेम्परेचर है T। ये कैंसिल हो जाएगा, N इंटू 300 इज इक्वल टू N डैश इंटू T लिख सकते हैं। एक बात आई, अब अगर मुझे N डैश की वैल्यू मिल जाए तो मैं T निकाल सकता हूं। N डैश बहुत आसानी से निकल सकता है, मैं देख सकता हूं कि यहां जितने मोल्स थे, है ना, उतने ही मोल ये और ये जोड़कर आने चाहिए, यानी N डैश प्लस 2/3 N डैश लिख सकता हूं। N इज इक्वल टू 5/3 N डैश, ठीक है, यानी N डैश इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3n/5। ठीक है, N डैश इज इक्वल टू 3n/5। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट हियर, क्या मिल जाएगा, N इंटू 300 इज इक्वल टू 3n/5 इंटू T। N गेट्स कैंसल्ड आउट, 100 आ गया। आप देख सकते हैं T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T इज इक्वल टू 5 इंटू 100, T इज इक्वल टू 500 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से आपने दो क्वेश्चन किए जिसमें गैसेस एक्सपेल हो रही हैं, तो क्या किया जाए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 6। 4 1 liter flasks are separately filled with gases, oxygen, fluorine, methane and CO2 under same condition. Find the ratio of number of molecules. Find the ratio of number of molecules in these gases. ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। 4 1-1 लीटर के फ्लास्क है, मान लीजिए 1 लीटर का फ्लास्क है ये, ठीक है, ये 1 लीटर का फ्लास्क है, ये भी 1 लीटर का फ्लास्क है ना। इसमें आप कॉर्क लगा दीजिए, गैसेस एस्केप ना कर पाए। ठीक है, ऐसे ही ये भी 1 लीटर का फ्लास्क है और ये भी 1 लीटर का फ्लास्क है। ठीक है, 1-1 लीटर के फ्लास्क है। अब इन सब का वॉल्यूम 1 लीटर है, V is 1 liter, V is 1 liter, V is 1 liter। ठीक है ना, और these gases are filled under same conditions। conditions means सबका प्रेशर भी सेम है, P, यहाँ का प्रेशर P, यहाँ का भी प्रेशर P, यहाँ का भी प्रेशर P, यहाँ का भी टेम्परेचर T, यहाँ का भी टेम्परेचर T, यहाँ का भी टेम्परेचर T, यहाँ का भी टेम्परेचर T। अगर तो इनमें मोल्स का रेशियो बताना है, तो आप जानते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, P इंटू V 1 लीटर है, ठीक है, P इंटू V 1 लीटर बाय RT। ठीक है, P इंटू 1 लीटर इंटू RT, इसका कितना हो जाएगा, P इंटू 1 लीटर बाय RT, इसका कितना हो जाएगा, P इंटू 1 लीटर अपॉन RT, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, P इंटू 1 लीटर अपॉन RT। आप साफ देख सकते हैं कि इनके मोल्स का रेशियो है ना, क्या आ जाएगा, 1:1:1:1:1 आ जाएगा। सबकी वैल्यू क्या आ जा रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है वेदर बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर। एक वेदर बलून है जिसमें हाइड्रोजन गैस है और इसका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, और वॉल्यूम कितना है ना, 12,000 लीटर है, और टेम्परेचर इसका 300 केल्विन है। इस बलून को उड़ा दिया जाता है, वेदर बलून है। ऑन असेंडिंग इट रीचेस अ प्लेन वेयर टेम्परेचर इज 250 केल्विन। ठीक है, अब ये उड़ता है, आकाश में जाता है, बहुत ऊंचाई पे जाने पर ऐसे जगह पहुंचता है जहां इसके
टेम्परेचर 250 केल्विन है, ठीक है, और प्रेशर वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का घट के 0.5 atm आ गया है, ठीक है ना। क्या वॉल्यूम इस वक्त इस बलून का होगा? मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप दो अनरिलेटेड गैसेस का आर इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, और रिलेटेड हो तब भी इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां पर या तो आप इसको करने के दो मेथड होंगे। मेथड वन, अगर सैंपल ऑफ गैस सेम है तो आप इक्वेशन ऑफ स्टेट भी लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ऐसे लिखा जा सकता है। P1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू V1 कितना हो गया? 12,000 बाई T1 हो जाएगा 300 इज इक्वल टू P2। P2 कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू V2 इज V2 बाई T2 इज 250, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1 2 3 4, 3 4 12 40, है ना। आप इसे हाफ कह सकते हैं, ये आ जाएगा 500। आप कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू 5 4 20,000 लीटर्स। ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। इसको करने का एक अल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है, एलिटर। क्या तरीका हो सकता है? गैसेस रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड हो, आप दोनों का आर इक्वेट कर सकते हैं। आर मतलब होता है P1 V1 बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2, ठीक है। कि गैस का सैंपल सेम है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? सेम होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और प्रेशर कितना है? 1 इंटू 12,000 बाय टेम्परेचर 300। P2 कितना है ना? 0.5 इंटू V2 अपॉन 250। फिर अगेन आप सॉल्व करके इसको 20,000 लीटर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ये दिखाया कि आर इक्वेट करने से आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि, है ना, कि P1 V1 बाई T1 यहां लगेगा कि नहीं लगेगा। R इज इक्वल टू आर हमेशा एप्लीकेबल है। बाकी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर सैंपल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स को आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 8वां क्वेश्चन करते हैं।